तो इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो केन्या से है। केन्या की संसद में घुसे हैं प्रदर्शनकारी। केन्याई संसद में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। आगजनी में 8 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में यह हिंसक प्रदर्शन हो रहा है केन्या में। केन्या में ब्रेड पर 16% वैट का विरोध किया जा रहा है और इस वजह से संसद में दाखिल हो गए हैं। एक और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि केन्या की संसद में आगजनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। केन्याई संसद में घुसे हैं सैकड़ों प्रदर्शनकारी। संसद भवन की इमारत में आग लगा दी गई है। केन्या में फाइनेंस बिल का हिंसक विरोध हो रहा है। टैक्स बढ़ोतरी से नाराज है केन्या की जनता और इसके विरोध में विरोध दर्ज कराने के लिए संसद में प्रवेश कर गए हैं प्रदर्शनकारी और आग लगा दी है। आगजनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यहां से भीड़ को भगाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। दरअसल ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है फाइनेंस बिल के विरोध में। टैक्स बढ़ोतरी से नाराज है केन्या की जनता और इस वजह से इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नैरोबी में संसद भवन में घुसे हैं सैकड़ों प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केन्याई संसद की, जहां से आगजनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आग लगाई है, यहाँ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें नैरोबी में केन्या की संसद की हैं। दरअसल जो नया टैक्स बिल है उसका विरोध कर रही है जनता। बहुत ज़्यादा टैक्स लोगों पर और उसका बोझ बढ़ता जा रहा है, इस वजह से जनता सड़कों पर है। ब्रेड पर 16% वैट लगा दिया गया है और इस तरह की जो तमाम प्रावधान है इस नए बिल में उसका विरोध किया जा रहा है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ केन्या संसद के भीतर से किस तरह से आग लगी है और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर किस तरह से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं केन्या में। केन्या के संसद भवन की इमारत में किस तरह से आग लगाई गई है वो तस्वीरें आप एक तरफ देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आगजनी में 8 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। किस तरह का यह हिंसक प्रदर्शन है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग इस हिंसक प्रदर्शन में घायल हो गए हैं। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। क्या रूस और अमेरिका में जंग का आगाज हो सकता है? 2 महाशक्तियों में अगर युद्ध छिड़ा तो एटमी विनाशकों का इस्तेमाल क्या हो सकता है? आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं? तो इसके पीछे की वजह है काला सागर में पुतिन का बारूदी इंतकाम। 1830 करोड़ की लागत वाले अमेरिकी ड्रोन का शिकार। दरअसल बीती रात ब्लैक सी में रूस के आसमानी जंगबाजों ने अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया। इतना ही नहीं, रूस ने इस अटैक के बाद ब्लैक सी को नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया। बस फिर क्या था, कीव से पेंटागन खलबली मच गई। तो क्या इस हमले के पलटवार के साथ ही वर्ल्ड वॉर 3 का ज्वालामुखी फट जाएगा? आप भी देखिए। क्रीमिया फ्रंट पर यूक्रेनी ब्रिगेड को बढ़त दिलाने वाला अपने खुफिया इनपुट से ब्लैक सी में रूसी जंगबाजों और युद्धपोतों की बलि लेने वाला अमेरिकी वायुसेना का आसमानी शिकारी RQ-4B ग्लोबल हॉक, जिसे बीती रात रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमान ने आसमान में ही ढेर कर दिया। बस फिर क्या, जैसे ही ब्लैक सी के आसमान में अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन शॉट डाउन हुआ, उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा। इस हमले पर रूसी डिफेंस ने दावा किया कि अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन क्रीमिया की तरफ उड़ान भर रहा था। रूसी डिफेंस ने यूएस के RQ-4B ग्लोबल हॉक को इंटरसेप्ट किया। इसके बाद रूस के MiG-31 फाइटर जेट ने ब्लैक सी में उड़ान भरी और क्रीमिया के एयर जोन में यूएस के ग्लोबल हॉक को मार गिराया।
गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ रूसी डिफेंस ने अमेरिकी RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया, वहीं अमेरिका ग्लोबल हॉक ड्रोन के शॉट डाउन होने वाली खबरों को खारिज कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर किसके दावे में सच्चाई है? क्या वाकई रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया, या फिर अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए इस ड्रोन अटैक की खबर को फैलाया जा रहा है? मगर एक बात शीशे की तरह साफ है कि अगर रूस ने अमेरिका के RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन का शिकार किया है तो यह महाशक्ति अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। आखिर क्यों, यह भी जान लीजिए। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक लाल सागर में हूती लड़ाके अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन की बलि ले रहे थे, मगर पहली बार रूस ने ब्लैक सी में बाइडन के RQ-4B ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया। दरअसल रूसी डिफेंस का आरोप है कि अमेरिका वायुसेना का RQ-4B ग्लोबल हॉक ड्रोन क्रीमिया ब्लैक सी में तैनात रूसी सेना की जासूसी करता था। विजुअल सेंसर और हाईटेक कैमरे की मदद से ग्लोबल हॉक ड्रोन यूक्रेनी सेना को रूस के सामरिक ठिकानों का इनपुट देता था। करीब 1830 करोड़ की लागत वाले इस सर्विलांस ड्रोन को कंट्रोल रूम से 2 रिमोट पायलट और एक सेंसर ऑपरेटर चलाते थे। बस इसी के चलते रूसी वायुसेना ने पहले तो अमेरिकी ड्रोन को क्रीमिया के पास इंटरसेप्ट किया और फिर हवाई हमले में नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले 14 मार्च 2023 को ब्लैक सी में ही रूस ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया था। बीते साल अमेरिका के जिस रीपर ड्रोन का रूस ने शिकार किया, पहले तो उसे 40 मिनट तक घेरा गया, ड्रोन पर लड़ाकू विमानों के जरिए फ्यूल गिराया गया और फिर ड्रोन को मार गिराया गया। मगर इस बार रूसी वायुसेना के MiG-31 फाइटर जेट ने सीधे मिसाइल हमले में अमेरिकी RQ-4B ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन की बलि ले ली। क्योंकि इसी ड्रोन की मदद से यूक्रेनी सेना क्रीमिया, सेवेस्तोपोल और ब्लैक सी में तैनात रूसी जंगबाजों पर हमले कर रहा था, उसे तबाह कर रहा था। एक तरफ क्रीमिया के एयर जोन में अमेरिकी ड्रोन को ढेर किया गया, तो वहीं रूसी डिफेंस ने ओडेसा से खार्किव तक, चासिव यार से खेरसोन तक भीषण तबाही मचाई। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ओडेसा 2 इस्कंदर के क्रूज मिसाइलों से हमला किया, यूक्रेनी सेना का बारूदी गोदाम जलकर राख। खार्किव, रूस ने फैब 3000 ग्लाइड बम से अटैक किया, यूक्रेन की नॉर्दर्न मिलिट्री का बेस कैंप तबाह। चासिव यार, रूसी डिफेंस की कामिकाज़ी ड्रोन से स्ट्राइक, रिहायशी इलाकों की कई इमारतें ध्वस्त। खेरसोन, 4 फैब 500 एरियल बम से एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी सेना की कमांड पोस्ट नेस्तनाबूद हुई। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पोतन ब्रिगेड का यह प्रहार विनाशक हथियारों से कोहराम असल में 48 घंटे पहले दागिस्तान और सोची में हुई आतंकी हमलों का बदला था। क्योंकि बीते 3 महीनों में दूसरी बार रूसी धरती टेरर अटैक से दहली थी।
आशंका जताई जा रही थी कि दागिस्तान और सोची में हुए अटैक में यूक्रेन या फिर नेटो का हाथ हो सकता है। लिहाजा इसी के चलते रूसी सेना ने ताबड़तोड़ अंदाज में ओडेसा से लेकर खार्किव तक तबाही मचाई। क्रूज मिसाइलों, ग्लाइड बम जैसे विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल किया। रूस की तरफ से किए गए इस पलटवार में सिर्फ यूक्रेनी इलाके ही तबाह नहीं हुए, सिर्फ यूक्रेन के हथियार डिपो, ऑयल गैस प्लांट ही जलकर राख नहीं हुए, बल्कि इसके साथ साथ भीषण नरसंहार भी हुआ। मतलब ये कि अब पुतिन यूक्रेन विनाश तक नहीं रुकने वाले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसौन में रूसी सेना ने विध्वंसक हमला किया है। यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी वज्रपात किया गया है। हमले में यूक्रेन के सैनिक और हथियार खत्म हो गए हैं। रूसी सेना के हमले का वीडियो भी सामने आया है। क्रीमिया और दागिस्तान पर हमलों के बाद वॉशिंगटन हाई अलर्ट पर है। मॉस्को में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हलचल तेज हो गई है। रूस ने अमेरिका की राजदूत को तलब करके कहा है कि हमलों में वॉशिंगटन की सीधी भागीदारी है और अमेरिका इसकी सजा भुगतने को तैयार रहे। दागिस्तान हमलों की जांच में पता लगा है कि यह ऑपरेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने डिजाइन किया था। क्रीमिया हमलों के बारे में पता लगा है कि US के ATACMS विशेषज्ञों ने ही हमले के लिए मिसाइल प्रोग्राम की थी। क्रीमिया और दागिस्तान पर हमलों के बाद आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका और रूस का सीधा युद्ध शुरू होने वाला है। रूस के दागिस्तान रिपब्लिक में गोलियां बरसी। दागिस्तान का मखचकाला और दरबेन शहर घंटों तक आतंकियों की गोलीबारी से गूंजते रहे। दोनों शहरों की सड़कों पर रक्तपात होता रहा। आतंकियों ने एक सिनेगॉग और चर्च को निशाना बनाया। एक पादरी समेत 15 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार का दिन था और जिस वक्त दागिस्तान के 2 शहरों में आतंकी गोलियां बरसाकर नरसंहार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त क्रीमिया के सागर तट पर यूक्रेन को अमेरिका से मिली ATACMS मिसाइलें बरस रही थी। एक तरफ आतंकी हमला और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन की मिसाइलें क्रीमिया को दहला रही थी। क्रीमिया में 5 लोग मारे गए और 153 लोग यूक्रेन के क्लस्टर बमों से घायल हुए। एक दिन में एक वक्त में रूस पर 2 जगहों पर हमले संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश मानी जा रही है। यही बात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कह रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने जो बात कही है वही बात अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी ने कही है। ये हैं CIA के पूर्व अधिकारी और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों की पड़ताल करने वाले लैरी जॉनसन।
लैरी ने रूसी मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि दागिस्तान और क्रीमिया हमलों में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 सीधे तौर पर शामिल है। लैरी ने कहा है कि इस हमले में CIA और MI6 के शामिल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्रीमिया और सेवास्तोपोल हमले एक वक्त पर होना संयोग नहीं है। इन हमलों की प्लानिंग CIA ने की है। हमलावरों की ट्रेनिंग भी CIA कॉन्टैक्ट से हुई है। रूसी विदेश, रक्षा और गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच शुरू की है और अब तक जो दावे किए गए हैं उससे अमेरिका ही इस साजिश के पीछे नजर आ रहा है। रूसी मीडिया के मुताबिक दागिस्तान हमलों की जांच में जो सामने आया है वो जानिए। रूस के मुताबिक इन हमलों की प्लानिंग सीरिया में की गई। प्लानिंग में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 शामिल है। CIA और MI6 के एजेंटों ने पूरा ऑपरेशन डिजाइन किया। आतंकियों को विदेशी असॉल्ट राइफल दी गई। रूस राइफलों का बैलिस्टिक एग्जामिनेशन करा रहा है ताकि इनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इस मामले में रूस ने क्रिमिनल केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल पर ATACMS मिसाइल से हमले किए गए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में US के ATACMS मिसाइल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। अमेरिका के इन्हीं विशेषज्ञों ने क्रीमिया पर हमले के लिए मिसाइलें प्रोग्राम की थी। हमलों से पहले RQ-4 ग्लोबल हॉक से क्रीमिया की रेकी की गई और अमेरिकी सैटेलाइट से मिसाइलें प्रोग्राम की गई। अमेरिका की रेकी के बाद ही ATACMS मिसाइल से हमले किए गए। रूस ने जांच में अमेरिका के शामिल होने के सबूत मिलते ही अमेरिका की राजदूत को तलब कर लिया। लिन ट्रेसी को रूस के विदेश मंत्रालय में बुलाकर कड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। रूस ने कहा है कि अमेरिका नागरिकों की हत्या में यूक्रेन का बराबर का भागीदार है। रूस इस हमले का उचित समय पर जवाब देगा। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में वॉशिंगटन नागरिकों की मौत नहीं चाहता है। रूस ने क्रीमिया में नो फ्लाई जोन बनाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि नेटो के सभी एयरक्राफ्ट रूस के निशाने पर हैं। इसके साथ ही रूस ने कहा है कि अब परमाणु नियम बदलने का समय आ गया है। क्रेमलिन में रूस के परमाणु सिद्धांत नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। परमाणु हथियारों के प्रयोग पर नियम बदले जा रहे हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए रूस परमाणु हमला करे या नहीं, यह तय होने वाला है। क्रेमलिन यह तय करेगा कि वर्तमान हालात रूस के अस्तित्व पर खतरा है या नहीं। अगर क्रीमिया और रूसी धरती पर हो रहे हमलों को रूस के अस्तित्व पर खतरा माना गया तो रूस कभी भी न्यूक्लियर हमले का फैसला ले सकता है। रूस के इस रुख पर ब्रिटेन के सैन्य इतिहासकार रिचर्ड ऑवरी ने चेतावनी जारी कर दी है। रिचर्ड ऑवरी ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। शांति स्थापना के लिए बहुत देर हो चुकी है। रूस और अमेरिका की जंग कभी भी छिड़ सकती है। चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। हमास, हिजबुल्ला और इजराइल की जंग ईरान और इजराइल की जंग बनने की तरफ बढ़ रही है। दुनिया में 3 जगहों पर विश्व युद्ध का विस्फोट होने की आशंका तेज हो गई है। अमेरिका और पुतिन के वर्चस्व युद्ध ने विश्व युद्ध के 3 मोर्चे तैयार कर दिए हैं और इस पर नेटो सदस्य तुर्की ने भी पूरी दुनिया को चेतावनी जारी कर दी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध वास्तविकता बनने वाला है। दुनिया इस खतरे को गंभीरता से समझ ले। रूस पर दोहरे हमलों के बाद यूरोप से लेकर एशिया तक विश्व युद्ध का बारूद पिट चुका है
अमेरिका और रूस खुद गंभीर खतरे से घिरे हैं और दुनिया भर के विशेषज्ञ यही संकेत दे रहे हैं कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड ने एक्शन लिया है। हौवित्जर तोप से रूसी सेना ने धावा बोला है। रूसी हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना ध्वस्त हो गया है। पुतिन के गर्व पर चोट, यूक्रेन का वियतनाम प्रयोग। जी हां, रूसी धरती पर यूक्रेन के गुरिल्ला हमलों में तेजी आ गई है। यूक्रेनी फोर्स ने 24 घंटे में ऐसा वज्रपात किया कि मॉस्को समेत यूक्रेन के 5 बड़े शहरों में आग लग गई। यूक्रेन ने न सिर्फ मॉस्को में मौजूद रूसी सेना के रिसर्च सेंटर को जला दिया, बल्कि क्रास्नोदर में रूस के ड्रोन डिपो का वजूद भी मिटा दिया। इसी के बाद से क्रेमलिन में शोक है। सवाल यही है कि आखिर रूस यूक्रेन के गुरिल्ला हमलों को क्यों नहीं रोक पा रहा है। दागिस्तान में बड़े आतंकी हमले और क्रीमिया में बड़ी तबाही मचाने के बाद यूक्रेनी फोर्स के हौसले बुलंद हो गए हैं। रूस के 2 राज्यों में सफलता मिलने के बाद ही यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मॉस्को से लेकर बेलगोरोद और कुर्स्क तक यूक्रेन ताबड़तोड़ विस्फोट कर रूसी फौज की कमर तोड़ रहा है। यूक्रेन रूस की सेना को किस तरह चोट पहुंचा रहा है, रूस के शहरों को किस तरह से जला रहा है, उसकी गवाही दे रही हैं मॉस्को से आई ये तस्वीर। सोमवार शाम मॉस्को में मौजूद प्लैनेट रिसर्च सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई। इस रिसर्च सेंटर में रूसी सेना के लिए उपकरण बनाए जाते थे। रूसी सेना का यह रिसर्च सेंटर अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग क्यों और कैसे लगी, रूस ने इस पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेनी फोर्स ने रूस के रिसर्च सेंटर को ड्रोन से टारगेट किया, जिसकी वजह से डिफेंस सेंटर जल गया। आग लगने की वजह से रिसर्च सेंटर में मौजूद 9 अधिकारियों और कर्मचारियों की मौत हो गई। मॉस्को में सिर्फ रिसर्च सेंटर ही नहीं जल गया, बल्कि यूक्रेन के हमले के बाद एक इमारत भी आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भीषण थी कि हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार करनी पड़ी। यूक्रेनी फोर्स के हमलों के बाद मॉस्को के साथ साथ रूस के 5 शहरों में जलजला आ गया। जिस वक्त मॉस्को में विनाश की आग भड़की थी, उसी वक्त क्रास्नोदर, कुर्स्क और बेलगोरोद भी धधक रहे थे। क्रास्नोदर में यूक्रेनी फोर्स ने एक के बाद एक कई ड्रोन दागे। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का ड्रोन गोदाम था। यूक्रेन के हमले में रूस का ड्रोन डिपो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इस बात का प्रमाण ये सैटेलाइट तस्वीर दे रही है। ये हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर है। हमले से पहले रूस का ड्रोन डिपो ऐसा था, लेकिन हमले के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया। यूक्रेन ने रूस में और कहां-कहां विनाश की आग भड़काई, अब इसे भी जान लीजिए। यूक्रेन ने बेलगोरोद में ड्रोन की बरसात की। हमले में कई इमारतें मलबा बन गईं। गैस पाइपलाइन भी तबाह हो गई।
कुर्स्क में यूक्रेन ने हाइमार्स से धावा बोला। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने भीषण हमला कर रूसी सेना से जुड़ी इमारत को तबाह कर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूस के 16% सैन्य बेस यूक्रेन के टारगेट पर हैं। इन बेस पर यूक्रेन हर दिन तबाही मचा रहा है। फिलहाल यूक्रेन अभी रूस के 16% सैन्य बेस को ही टारगेट कर रहा है। रूस के ये सभी सैन्य बेस यूक्रेनी बॉर्डर से सटे इलाकों में मौजूद हैं। ब्रियांस्क, कुर्स्क, बेलगोरोद में मौजूद मिलिट्री बेस को यूक्रेन टारगेट कर रहा है। रूस के 84% बेस पर अब तक हमले नहीं हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इसकी अनुमति नहीं दी है। अमेरिका ने रूस के कुछ ही इलाकों में हमले की छूट दी है। यूक्रेन का दावा है कि उसके पास ऐसे हथियार हैं जो रूस से 1500 किलोमीटर अंदर तक हमले कर सकते हैं। भविष्य में अमेरिका यूक्रेन को हमले की 100% छूट दे सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन रूस के सैन्य बेस को तबाह करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन सिर्फ रूसी धरती पर ही तबाही नहीं मचा रहा है, बल्कि युद्ध के मैदान में भी रूसी सेना को जख्म देता जा रहा है। खार्किव में यूक्रेन ने भीषण हमला किया। हमले में रूस के 180 सैनिक मारे गए। यूक्रेन ने एक इलाके पर कब्जा जमा लिया। खार्किव में ही यूक्रेन ने रूस के 3 BMP-2 फाइटिंग व्हीकल की कब्र खोद दी। चासिव यार में यूक्रेन ने रूस के हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसने रूस के 1300 सैनिकों का अंत कर दिया। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि 1 महीने के अंदर यूक्रेन ने रूस के 30 रिफाइनरीज को टारगेट किया। यूक्रेन के हमले का ये तो ट्रेलर भर है। आने वाले वक्त में उसके हमले और विध्वंसक रूप लेने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो यूक्रेन को लगातार हथियार और बारूद की सप्लाई कर रहा है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 11,600 करोड़ रुपए का हथियार देगा। अमेरिका 1,250 करोड़ रुपए का हथियार देने की घोषणा करने वाला है। सर्बिया ने यूक्रेन को मदद देने के लिए हथियार प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा दिया है। फिनलैंड और जर्मनी ने फिर से ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को तब तक मदद करते रहेंगे जब तक कि यूक्रेन की जीत नहीं हो जाती। जाहिर है, नेटो की मदद से युद्ध की आग अब और भी भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हिजबुल्लाह में इजराइल के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के परमाणु संयंत्र की ड्रोन से रेकी करके वीडियो जारी किया है। नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल को रेगिस्तान बनाने का इंतजाम हो चुका है। इजराइल ने भी लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया तो ईरान के साथ इजराइल की सीधी जंग शुरू हो सकती है। इसके साथ ही इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह पर हमलों के लिए ऐसे हथियार तैयार हैं जो युद्ध में अब तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं।
इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले और हिजबुल्लाह पर इजराइल का पलटवार जारी है। हिजबुल्लाह इजरायली सैन्य चौकियों पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहा है। तो इजराइल भी दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर पलटवार कर रहा है। चौबीस जून को हिजबुल्लाह की मिसाइल रॉकेट फोर्सेस ने इजराइल के अश्कलोन पर हमले किए। अश्कलोन में हिजबुल्लाह के हमलों में 2 नागरिकों की मौत हो गई और पूरे इलाके में अलर्ट सायरन गूंजने लगे। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग बढ़ने के आसार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर गाजा पर हमले बंद नहीं हुए तो उसके परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें बरसने वाली हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने एक तस्वीर जारी की है जो हिजबुल्लाह के हमलावर ड्रोन से ली गई है। ये तस्वीर इजराइल के डिमोना परमाणु ठिकाने की है, जिसके ऊपर हिजबुल्लाह का ड्रोन मंडरा रहा है। डिमोना में इजराइल के परमाणु हथियार गोदाम है। इसके ठीक ऊपर हिजबुल्लाह का ड्रोन मंडरा रहा है। ये ड्रोन डिमोना पर हमला करता तो रेडिएशन का विस्फोट हो जाता। हिजबुल्लाह के इस खतरे के बाद इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। ये लेबनान बॉर्डर पर खड़े इजरायली सेना के सैन्य वाहन हैं। इजराइल लेबनान की जमीन पर सेना उतारने की तैयारी में है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए हथियार जमा कर रहा है। आईडीएफ के मुताबिक बैरूत के रफीक हरीरी एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह ने हथियार गोदाम बनाए हैं। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने कहा है कि इजराइल लेबनान पर हमला करने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट की तस्वीर जारी की है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी हथियारों का गोदाम बनाया है। दोनों ओर से अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर इजरायली सेना लेबनान में उतरी तो हालात गाजा जैसे होने निश्चित हैं और ये युद्ध एक तरफा नहीं होने वाला है। इसीलिए अमेरिकी दौरे पर गए इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सलाह दी है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन छेड़ना बड़ा खतरा मोल लेना होगा। इससे युद्ध अरब के कई देशों में फैल जाएगा। इजराइल के साथ ईरान की सीधी जंग भी शुरू हो सकती है। स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो यूएस मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि इजराइल सरकार के कई मंत्री इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं कि हिजबुल्लाह पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए, लेकिन सच ये है कि इजराइल हमास की तरह हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ सकता है। हमास से हिजबुल्लाह कहीं ज्यादा एडवांस संगठन है और इजराइल के लिए बड़ा खतरा भी। हमास इजराइल पर रॉकेट से हमला करता है। हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं। हमास के पास नेवी और एयरफोर्स नहीं है, जबकि हिजबुल्लाह के पास नेवी और एयरफोर्स भी है। हमास के पास 5000 लड़ाके बचे हैं, जबकि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं।
हिजबुल्लाह को ईरान का सीधा समर्थन है और अगर जंग शुरू हुई तो इजराइल पर हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह कहीं ज्यादा विध्वंसक हमले करेगा। हिजबुल्लाह ईरान की शक्तिशाली मिसाइलों से लैस है। हिजबुल्लाह के पास फज्र 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। ये 45 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी कुल संख्या 10,000 से ज्यादा है। हिजबुल्लाह के पास फज्र 5 मिसाइल होने की रिपोर्ट है। इसकी रेंज 75 किलोमीटर है। ये 90 किलो का वॉरहेड ले जाती है। हिजबुल्लाह के पास 10,000 से ज्यादा मिसाइलें होने का खुफिया इनपुट है। इनके साथ खैबर 1 मिसाइल है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 150 किलो और संख्या 1000 से ज्यादा। हिजबुल्लाह के पास जलजल 1 मिसाइल है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 600 किलो है और कुल 10,000 से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं। फतेह 110 मिसाइल भी होने की रिपोर्ट है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 500 किलो है और ये 1000 से ज्यादा हो सकती है। हिजबुल्लाह की यही ताकत है जिससे अमेरिका भी युद्ध का नया फ्रंट खोलना नहीं चाहता। लेकिन इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध ऐसे हथियारों से लड़ा जाएगा जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुए। जंग शुरू हुई तो सवाल यही है कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा जंग की आंच अब पहले से ज्यादा भड़क चुकी है क्योंकि बीती रात आईडीएफ के हमले में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया के परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, राफा में आईडीएफ ने एक स्कूल में भी आगजनी की जिसमें 15 से ज्यादा बच्चे जिंदा जल गए। इसी हमले के बाद से हमास राफा में पलटवार पर उतर आया है। आईडीएफ के सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि गाजा जंग में पुतिन एंट्री कर चुके हैं। आखिर कैसे, आप भी देखिए। बीते 24 घंटों से गाजा में ऐसा बारूदी कोहराम मचा है, इतना भीषण रक्तपात हुआ है जिसे देख हर कोई सन्न है। इजरायली ब्रिगेड ने पश्चिमी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा के राफा क्रॉसिंग तक जबरदस्त तबाही मचाई। बेहिसाब गोला बारूद बरसाया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार आईडीएफ के विध्वंसक हमले में न सिर्फ हमास के लड़ाकों या फिर फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है, बल्कि हमास की राजनीतिक विंग के प्रमुख इस्माइल हानिया के परिवार के लोग भी मारे गए हैं। दरअसल इजरायली सेना ने वेस्ट गाजा के शाती कैंप पर हमला किया। शाती कैंप में इस्माइल हानिया के परिवार के लोग छिपे हुए थे। दावा है कि हानिया की बहन समेत परिवार के 9 लोग मारे गए। वहीं दक्षिणी गाजा के राफा में आईडीएफ ने एक स्कूल पर बमबारी की। बमबारी से स्कूल में भयावह आग लगी और 15 बच्चों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा को दहलाने के लिए, गाजा के कोने कोने को तबाह करने के लिए इजरायली ब्रिगेड अब तक 50,000 से ज्यादा एरियल बमों का इस्तेमाल कर चुकी है। और इसी बीच आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने राफा दौरे में दावा किया है कि जल्द ही गाजा पर इजरायली सेना का कंट्रोल होने वाला है। आईडीएफ राफा में तैनात हमास के लड़ाकों को हराने के करीब पहुंच चुकी है। बस चंद दिनों में हम अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। एक तरफ इजरायली सेना के प्रमुख गाजा जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके इजरायली ब्रिगेड पर हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर रिलीज कर रहे हैं।
मौजूदा वक्त में राफा हमास और आईडीएफ के बीच बैटल ग्राउंड बना हुआ है। राफा फ्रंट पर ही भीषण युद्ध जारी है और राफा के खुफिया ठिकानों में छिपे हमास के लड़ाके आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, इजरायली सेना के हथियारों को तबाह कर रहे हैं। आपको बता दें कि राफा में हमास ने HJ-8 ATGM से इजराइल के सैन्य वाहन को उड़ाया। राफा में हमास ने आईडीएफ के बेस पर गाइडेड मिसाइल से अटैक किया। अल शबोरा में हमास ने आईडीएफ के 2 टैंकों को नेस्तनाबूद किया। दावा किया जा रहा है कि हमास को रूस का खुला समर्थन मिला है, जिसके बाद से हमास के लड़ाके खुलेआम आईडीएफ पर भीषण हमले कर रहे हैं। इसी बीच खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जल्द ही हमास रूसी बंधकों को रिहा भी करेगा। मतलब ये कि अब गाजा में जंग में पुतिन की एंट्री हो चुकी है, यानी गाजा की जंग अब थमने के बजाय पहले से और ज्यादा विध्वंसक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।